मूवी की शुरुआत तब होती है जब दो मोल्डिंग बिकने वाले काले आदमी को उनके सेक्सी अंडरवियर में एक ऑप्शन में बेचा जा रहा है। उनकी गर्दन जंजीर से बंधी है और ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह गुलामों का बाजार है। इसके बाद फिर मिले इस पैक में वापस चली जाती है जाए। तब शुरू हुआ था ये फिल्म वेस्ट इंडीज के दो अलग अलग सौतेले भाइयों और ग्रोसरी शेर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरी तरह से अलग जीवन जीते हैं। जो एक काला व्यक्ति है जो एक बूढ़ी औरत का पर्स चोरी करने के आरोप में जेल में समय बिताकर बाहर निकला है। फिलहाल वे अपनी मां और 9 साल की बेटी के साथ रहे हैं। आता है वे बहुत बुरी तरह से बेरोजगार है और अपने सभी परेशानी के लिए अपने रंग को दोषी ठहराता है, खासकर अपनी बेरोजगारी के दिया। हालांकि उसने कभी भी काम खोजने की गंभीरता से कोशिश नहीं की। दूसरी ओर वीजी थोड़ा कम काला व्यक्ति है। उसने गोरी महिला से शादी की है और उनकी एक 9 साल की बेटी है। वे एक शहर में रहता है और अपर क्लास के समाज में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। विज लोकल टाउन हॉल में मेयर के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। एक दिन निजी को अपने अंकल का फोन आता है कि उनके पिता की मृत्यु हो रही है और बुरे व्यक्ति के अपने सभी बच्चों से मिलने की आखिरी इच्छा है। हालांकि डिजीज अपने पिता को कोई सम्मान नहीं देता, क्योंकि जब डिजीज एक बच्चा था तब उसके पिता उसके आसपास नहीं है। वैसे अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके क्रेजी बॉस ने धमकी दी है कि अगर वे अपने पिता को एक आखिरी बार मिलने नहीं जाता है तो वे किसी और आदमी के साथ शादी कर लेगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, वे अपना मन मारकर जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन डिजीज अपने शहर के लिए निकलता है जहां उसके पिता रहता है। एयरपोर्ट पर में जोएल से मिलता है, वो भी अपने पिता को देखने जा रहा है। काफी ज्यादा समय से नहीं मिलने के कारण भाइयों ने अपने गुस्से को एक तरफ रख दिया और एक साथ टैक्सी किराए पर ली। अगर टैक्सी से अपने पिता के घर जा रहे हैं। जोएल को उसके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है, जबकि जोएल अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए झूठ बोलता है। अपने पिता के घर पहुंचने पर उन्हें उनकी चाची और कई सौतेली बहनों से मिलवाया जाता है। पता चलता है कि उनके पिता ने उनकी जवानी में दुनिया भर में खूब काम किया और अनगिनत महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। हमें पता चलता है कि जोएल और की त्वचा का रंग अलग अलग क्यों है। अपने सामने अपने इकलौते 2 बेटों को देखकर बूढ़े पिता की चमक उठती है। मरने से पहले में विजय गोयल को बताता है कि उन्हें एक बड़ा खजाना विरासत में मिलेगा। ये बात भाइयों को खुश करती है और ने खजाने के बारे में सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि उनके निराशा के लिए उन्हें विरासत के रूप में जो कुछ मिलता है उनके पूर्वजों की मुक्ति का दस्तावेज है। कि दस्तावेज कुछ गुलामों को उनके मालिकों द्वारा किसी असाधारण काम के लिए दिया गया था। वेस्ट इंडीज में गुलामी को कानूनी रूप से समाप्त करने से बहुत साल पहले भेजी और जोएल के पूर्वजों को स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि कागज के टुकड़े के बारे में दोनों भाई चिंतित नहीं है, विरासत का मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया अपने पिता की बैंक की निगाहों के नीचे कागज को फाड़ देते हैं। ये बूढ़ी औरत को गुस्सा दिलाता है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है। वे उन पर जादू डीएफओ ने 17वीं शताब्दी में वापस भेज दिया जाए। गुलामी अभी भी चल रही है। अगले सीन में जब रिजीजू जानते हैं तो वे खुद को एक खुले मैदान में अपने डिजाइनर अंडरवियर तक उतारे हुए पाते हैं। जैसा कि दोनों ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि क्या हुआ, तभी 2 गुलामों को पकड़ने वाले भी आते हैं और दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें गुरनाम बाजार में ले जाया जाता है और एक जमींदार गर्दन को भेज दिया जाता है। जॉर्डन जोन कौन खेत में भेजता है जा रहे हैं मिली की देखरेख में काम करेगा, जो एक क्रूर और गहरा नस्लवादी है, जबकि रेड्डी को निवासियों की रसोई में भेजा जाता है। जल्दी सौतेले भाइयों को पता चलता है कि वो वास्तव में 1780 में आ गए हैं, जब गुलामी वास्तव में है। अगले दिन गुलामों को एक पुजारी को सुनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो नकली बाइबल पढ़ता है कि कैसे काले लोगों को गोलियों का पालन करना चाहिए, लेकिन गोरों के अलावा केवल ग्रोसरी भाई ही पढ़ सकते हैं। अहमद होने से इनकार करते हैं। पुजारी को किताब की एक पंक्ति बढ़कर चौंका दिया। उसके बाद दिन में जोएल देर से मैदान में आता है और हेल्दी से टकरा जाता है। हिंदी के व्यवहार से तंग आकर जोएल खेत में बचने के लिए भागने लगता है। में सिर को एक खंभे पर मारकर खुद को बाहर कर लेता है। उसकी हरकतों से सब उसके ऊपर गाली गलौज करते हैं।
बीच को जॉर्डन के कार्यालय में बुलाया जाता है जहां उनकी पढ़ने की क्षमता को स्वीकार किया जाता है। जॉर्डन उसे चतुर गुलाम होने के लिए उसकी तारीफ करता है और से हिंदी के साथ अन्य गुलामों को नियंत्रित करने का विशेष अधिकार देता है। इस बीच जोएल अपने गांवों का इलाज एक गुरनाम रोजली से करवा रहा है। उन्हें मिले हुए केवल 5 मिनट हुए हैं, लेकिन जोएल पहले से ही उसे पसंद करने लगा है। सही समय देकर वे किसके लिए झुक जाता है। ठुकराने के लिए रोजली ने बताया कि वे इसे दौर नाम के एक गुलाम से प्यार करती है, जो कि निराशा के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले दिन यूजीसी ने अपना नया कर्तव्य निभाया और अन्य गुलामों को अपना काम करने का आदेश देना शुरू कर दिया, जो अपने भाई को गोरों की तरह काम करते देखकर जाता है और सेल्फी सोने के लिए उसकी आलोचना करता है। हालांकि कम परवाह कर सकता था और अब में नए मास्टर के प्रति वफादार बना रहता है और पूरे दिन अपने काम की रिपोर्ट जॉर्डन को कराता है। आखिरकार वाइफ परिवार में सभी को डिजीज के पढ़ने की क्षमता के बारे में पता चल जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि वे पियानो बजा सकता है या नहीं। सभी को हैरान करते हुए निजी कारणों को खूबसूरती से बचाता है, हालांकि इसके लिए उसे गुरु द्वारा बुरी तरह से माना जाता है। अंत में तंग आकर बाहर जाना चाहता है और अगली सुबह दोनों भाई आइसैक नाम के एक यहूदी व्यक्ति की गाड़ी में चुपके से कूदकर भाग जाते हैं। जब उसके स्थान पर पहुंचते हैं तो उनके पास आता है और बता दे कि वे उनकी उपस्थिति के बारे में हमेशा से जानता था। दोनों भाई उसे दया की भीख मांगते हैं, लेकिन उसके आस के लिए आवश्यक उनकी देखभाल करता है, क्योंकि यहूदी भी भेदभाव के शिकार है। जल्द ही जॉर्डन के लोग दोनों भाइयों की तलाश में से के घर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे पके जाते रिजीजू ने आइसे को विदाई दी और पिछले दरवाजे से भाग गए। रत्न रास्ता बनाते हैं, जावे इस नाव लेते हैं और समुद्र में निकल जाते हैं। परेशानी यह है कि वे एक जहाज के साथ रास्ता पार करते हैं, जिसका उपयोग गुलामों की नीलामी में ले जाने के लिए किया जाता है और ने पकड़ लिया जाता है और कैद किया जाता है। अंत में दोनों भाई उसी गुलाम बाजार में पहुंच जाते हैं। जाओ ने जॉर्डन के लोगों द्वारा खरीदा जाता है। सौभाग्य से राज भाइयों को एक अफ्रीकी जनजाति द्वारा बचाया जाता है, जो खुद को मरून कहते हैं। या ये पता चला है कि my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh.
butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. लोग कर भागते हैं, हालांकि इसे और हंगामे का फायदा उठाता है और भाइयों को बचाता है और हेल्दी का सर फोड़ देता है। फिर में उसे ढूंढने को बोलता है। जैसे भाई भागते हैं के पास आते हैं जो नदी में बह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों खतरनाक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन डिजीज को आश्चर्य होता है कि नहीं सकता, इससे उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी तरह से वे अपने भाई और डिप्टी दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए भाइयों का आभारी जॉर्डन उन्हें आजाद करता है। दोनों भाइयों को के उसी दस्तावेज से सम्मानित किया जाता है जो उन्हें उनके पिता के द्वारा उन्हें दिया गया था। हालांकि आजादी और पुरस्कार को स्वीकार करने के बजाय वे जॉर्डन से इसे दौर और रोजली को मुक्त करने और उन्हें दस्तावेज के साथ पेश करने का अनुरोध करते हैं। जॉर्डन को अनुरोध बहुत अजीब लगता है। इस तरह भाइयों ने इसे दौर को रोज लिए मुक्त करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते हैं कि जादुई टाइप कैसे काम करता है जो उन्हें उनके समय में वापस जाने में मदद करेगा। दिन बीतने के साथ वे धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं कि वे अपने समय पर कभी भी नहीं नोट सकते हैं। एक दिन इसे दौर और रोज लिए भाइयों को विदाई की कामना करते हैं और कागजात के साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों उन्हें दूर से जाते हुए देखते हैं कि उनके पास आता है और उन्हें काम पर वापस जाने का आदेश देता है। अपना पाइप निकालता है और धूम्रपान करना शुरू कर देता है। जगह भाइयों के चेहरे पर धुआं बनाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। हिंदी को बहुत आश्चर्य होता है। ये पता चलता है कि हिंदी ही रहता जिसमें उनसे पाइप चिराए था। अगले सीन में भाई वापस वर्तमान में लौटते हैं जहां अपनी चाची को अपने पास देखते हैं जब उसे अपने हाथ में दस्तावेज पके हुए देखते हैं। कई महीने बीत जाते हैं जो को कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमित नौकरी मिल जाती है जहां वे अभी भी अपने कम सैलरी के बारे में शिकायत करता है और ये उसके काले होने से संबंधित है। इस बीच टाउन हॉल में अपने काम पर लौट आता है। एक दिन जैसे ही वे अपना कार्यालय छोड़ने वाला होता है में से लड़ी करता है क्योंकि वो इंसानों के रंग का मजाक उड़ाता है। रिजर्व रस्सी नहीं था जो मैं पहला सहलाता। इसके बाद भेजी और उसकी पट्टी और जोएल और उसकी माँ के साथ कमरे में बातचीत करते हैं। दोनों इस बात से सहमत हैं कि इस घटना ने उन्हें एक परिवार के रूप में कही मैं अपनी बेटियों के बीच में एक आएगी में के कारण दस्तावेज को साथ दिया जाता है। दोनों भाई रात में अपनी बेटियों की ओर दौड़ते हैं और यह फिल्म खत्म होती है।